करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फॉर ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। यानी कि हम लाइव जिंदे ऑर्गेनिजम्स की यूज करते हैं या फिर उन ऑर्गेनिजम्स से जो हमें एंजाइम्स मिलती है उसकी यूज करते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल हो। ये चीज कोई नई साइंस की डिस्कवरी नहीं है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है। जैसे कि अर्लियर जो चलता था कर्ड बनाना, ये सब भी हम माइक्रोब्स की मदद से तो बनाते हैं। कर्ड, ब्रेड, वाइन एक्सेट्रा और भी बहुत कुछ हम माइक्रोब्स की मदद से बनाते हैं। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही एक एग्जाम्पल है। अभी मॉडर्न एज में हम बायोटेक्नोलॉजी को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए ज्यादा यूज करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका हम जेनेटिक मटेरियल को अपने हिसाब से मॉडिफाई करें, यानी कि उनका डीएनए को हम उसके इंपॉर्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनका हम जीन्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। जीन्स मॉडिफाई यानी कि उनके जो सिलेक्टिव ट्रेट्स होते हैं, उनके जो कैरेक्टर्स जो हमें बेनिफिशियल होते हैं, उनको हम यूज करते हैं अपना कोई लार्जर स्केल में प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इसका हम आजकल कहाँ यूज कर रहे हैं? कोई जेनेटिक डिसऑर्डर में डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, उसमें हम यूज करते हैं। डीएनए वैक्सीन आजकल बन रहे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है हेपेटाइटिस वैक्सीन। हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन होती है, तो वायरस के लिए भी हम वैक्सीन बना सकते हैं आज के जमाने में बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक ये है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन हम बहुत ज्यादा वन ऑफ द फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। इंसुलिन होता क्या है? इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करता है, यानी कि हमारे ब्लड से ग्लूकोज को उठा के सेल्स में डालने का काम इंसुलिन का होता है। तो इंसुलिन की जब कमी हो जाती है, लो इंसुलिन काउंट, तब हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होगा वो ज्यादा हो जाएगा। ग्लूकोज को ये हम शुगर कहते हैं, तो ब्लड शुगर हमारा हाई हो जाएगा। इसी बीमारी को हम बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज दो तरह की होती है, एक होती है मेलिटस, एक होती है इंसिपिडस। मेलिटस, इंसिपिडस। मेलिटस वही बीमारी है जो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। इंसिपिडस एक एडीएच नाम के हार्मोन की कमी की वजह से होती है। इसमें कोई ब्लड शुगर से रिलेटेड कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ हमारा किडनी ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती है, यानी कि ज्यादा यूरिन बनता है। तो बस यही होता है इंसिपिड, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलिटस ये होता है जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन लो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर हाई हो जाता है। इसकी वजह से बहुत तरह की बीमारी हो जाती है हमारे पास, जैसे कि हमारा हार्ट, हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होने लगती है उनमें। तो डायबिटीज मेलिटस एक बहुत खतरनाक बीमारी थी जो बहुत टाइम पहले 1800s के टाइम पे डिस्कवर हुई थी। अब इसके लिए पहले क्या किया जाता था? पहले हम स्लॉटर करते थे काउस और पिग्स को, फिर उनके पैंक्रियास को से इंसुलिन निकाल के हम इंजेक्ट करते थे बॉडी में। इससे ये एक बहुत घातक प्रोसेस है, इससे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, इससे बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली हम उनकी इंसुलिन को निकाल रहे हैं, जो कि हमारे जीन्स उसके जीन से मैच नहीं करते। इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, आगे चल के कैंसर और बहुत सारे एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं इस प्रोसेस से। दूसरा प्रोसेस फिर हुआ ओरल पिल्स का। अब ओरल पिल्स में क्या दिक्कत है? इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है और हमें पता है हमारा जो इंटेस्टाइन है वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब करता है। तो इससे क्या होता है? इंसुलिन की जो टैबलेट्स है वो
डिसॉल्व हो जाते थे हमारे इंटेस्टाइन में। तो इंसुलिन हमारे ब्लड तक पहुंच नहीं पाता था, वो डायरेक्टली डिसॉल्व होके फिर वो इसके अंदर से प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स है वो निकल जाते थे। तो ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस बहुत लाभदायक नहीं था। तीसरा फिर डिस्कवरी हुई बायोटेक्नोलॉजी। अब हम बायोटेक्नोलॉजी से ही जो इंसुलिन के इंजेक्शन और उनके टैबलेट्स होते हैं वो अब हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से यूज करते हैं। तो अब हम सीखते हैं कि कैसे हम इंसुलिन हार्मोन को बनाते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो पहला प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी होता है इन आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच इज डीएनए, यानी कि कोई नॉर्मल इंसान से उसके डीएनए से हम उसका डीएनए निकालते हैं। एक डिफेक्टिव इंसान में नॉर्मल इंसान का डीएनए का वो पार्ट डालना जो इंसुलिन के लिए इंसुलिन बनाता है, उसको हम अगर दूसरे डिफेक्टिव इंसान में डालें तो वो क्योर हो सकता है। यही है मेन बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल। तो हम नॉर्मल इंसान के जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करेंगे, लेंगे। कैसे लेंगे? हम उसके प्रोटीन, आरएनए, लिपिड, ये सब जो सेल्स के जितने भी पार्ट हैं सबको डिसॉल्व कर देंगे, सिर्फ बचा रहेगा हमारा डीएनए। ठीक है, फिर डीएनए को हम निकालेंगे कैसे? चिल्ड इथेनॉल डाल के। हम जब उसमें चिल्ड इथेनॉल डालते हैं तो डीएनए ऊपर की प्रेसिपिटेट, ये देखिए मान लो ये चिल्ड इथेनॉल है, इथेनॉल एक तरह का केमिकल होता है। तो यहाँ पे डीएनए ऐसे ऊपर आ गया, ठीक है, ये इथेनॉल था, चिल्ड इथेनॉल, डीएनए से ऊपर आ गया, इसको बोलते हैं डीएनए पीपीटी, प्रेसिपिटेट। फिर उसको टीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट। फिर उसके बाद स्पूलिंग कर लिया, यानी कि चम्मच से इसको निकाल लिया, तो हमें डीएनए मिल गया, उस सेल से डीएनए मिल गया हमें, उसी नॉर्मल इंसान का। अब हम क्या करेंगे? अब इतना बड़ा 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए, उसको तो हम किसी नॉर्मल इंसान में इंजेक्ट नहीं कर सकते ना, और हमें उस डीएनए को काटना पड़ेगा, छोटा छोटा काटना पड़ेगा। तो कितना छोटा होता है डीएनए? 2.2 मीटर डीएनए भी इतना छोटा सा माइक्रोस्कोपिक सेल में फिट हो जाता है, यानी कि बहुत छोटा, बहुत पतला होता है डीएनए। तो उसको नॉर्मल कैंची से तो हम काट नहीं सकते, उसके लिए स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये एंजाइम्स डीएनए को कट करने में मदद करते हैं। इन एंजाइम को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स, यानी कि मॉलिक्यूलर टाइप से हम इसे काट सकते हैं, सिजर्स। इससे हम कोई स्पेसिफिक साइट, जो साइट इंसुलिन को बनाती है, जो साइट हमें चाहिए, उस साइट को हम काटते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए। थर्ड प्रोसेस है, थर्ड स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। अब जो डीएनए हमने पूरा डीएनए को काट लिया, अब जो डीएनए का पार्ट हमें चाहिए उसको हमें अलग से निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम क्या करते हैं? डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करने के लिए उनके साइजेस के बेस हम उनको सेपरेट करते हैं। को हमें इतना छोटा डीएनए का पार्ट चाहिए, तो मैंने तरह से काटा, ये एक डीएनए था, मैंने इतना काटा, ऐसे। तो जितने भी बड़े जो डीएनए होते हैं, हम क्या करते हैं? इस डीएनए को एक ऐसे टेबल बॉक्स में रख देते हैं, जहाँ पे मैंने पढ़ाया था ये होता है कैथोड। कैथोड कौन सा चार्ज होता है? मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया है। कैथोड कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज। अब जेनेटिक्स में हम आगे पढ़ेंगे कि डीएनए भी क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए। ठीक है, डीएनए नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसमें फॉस्फेट नाम का एक एटॉम होता है, एक आयन होता है। इस वजह से डीएनए क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब अगर मैं इसको डीएनए को यहाँ रखूं तो क्या होगा बताओ? ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, ये हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में। तो डीएनए फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, जितना भी छोटा होगा फर्स्ट जाएगा वो, तो इसी से बड़ा होगा इधर, इससे थोड़ा छोटा इधर, तो छोटा इधर। अब मान लो मुझे इतना छोटा वाला डीएनए चाहिए, तो मैं यहाँ से उठा लूंगी, ऐसे उठाऊंगी मैं, और मुझे दिखेगा कैसे कि कितना बड़ा कितना छोटा है? ये तो इनविजिबल होता है एक टाइम से। तो मैं एगरोस, ये जो पार्ट है, ये जो मैंने पूरा बॉक्स बनाया है, तो एगरोस जेल बोलते हैं, एक तरह का जेल होता है जो हमें सीवीड से मिलता है। इसमें मैंने डाला तो वो एनोड की तरफ भागा, जितना भी डीएनए का पार्ट। अब मैं देखूंगी कैसे उसे? मैं इथिलियम ब्रोमाइड डालूंगी। इथिलियम ब्रोमाइड का काम क्या होता है कि जब मैं अब इसे यूवी रेस के प्रेजेंस
में देखूं, यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर में चमकेगा। तो अब मैं यहाँ से, हाँ ये वाला मुझे डीएनए चाहिए तो मैं इसे निकाल सकती हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ प्रोसेस, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जो हमने अभी डिजायर्ड डीएनए लिया उस एपिथेलियल प्रोमाइड से, उसी को हम बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि अब मुझे वही जीन चाहिए था जो मुझे मिल चुका है। एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? यानी कि एक वेक्टर के साथ डीएनए फ्रैगमेंट को, उस डीएनए फ्रैगमेंट को जोड़ना। अब मैं वेक्टर डीएनए को क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि बस मैं डीएनए फ्रैगमेंट को ऐसे ही किसी सेल में नहीं डाल सकती, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मुझे एक वेक्टर डीएनए की जरूरत है, एक वेक्टर की। जो वेक्टर क्या होता है? जो इसको बोलते हैं जीन टैक्सी बोलते हैं, जिसमें से जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा सके। ज्यादातर हम वेक्टर वायरस यूज करते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए वो आसानी से सेल के अंदर घुस जाते हैं और सेल उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। हम क्या करेंगे एम्प्लीफिकेशन के लिए? हम पहले दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सिजर्स जिससे हम डीएनए को कट करते हैं, हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से दोनों को कट करेंगे। कब कितना में कट करेंगे? 90 से 96 डिग्री सेल्सियस, इतनी ज्यादा गर्म टेम्परेचर में करेंगे। क्यों? ताकि जो हमारा इसका हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो आसानी से ब्रेक हो सके। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन, जो कट करता है डीएनए फ्रैगमेंट और वेक्टर डीएनए को मैंने कट कर दिया। अब मुझे इनको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए मैं यूज करती हूँ लाइगेज, इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ग्लू। ये हम बहुत बार यूज करेंगे जेनेटिक्स में और बायोटेक्नोलॉजी के और प्रोसेस में बहुत बार यूज करेंगे लाइगेज को। इन दोनों को जब मैंने जोड़ दिया तो बना एक आरडीएनए, यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए, यानी कि जो डीएनए मुझे चाहिए था। अब मैं क्या करूंगी? अब इस आरडीएनए को मैं होस्ट सेल में डालूंगी। होस्ट सेल यहाँ पे वो डिफेक्टिव ह्यूमन नहीं है, होस्ट सेल यहाँ पे कोई एक बैक्टीरिया है जो नॉर्मली हम इकोलाई लिखते हैं, इकोलाई यूज करते हैं क्योंकि वो कोई बीमारी नहीं देता हमें, इसलिए नॉर्मली हम होस्ट सेल से हम इकोलाई में आरडीएनए को डालते हैं। अब क्या करेंगे? अब इस इकोलाई के अंदर वो जीन मल्टीप्लाई होगा और वो प्रोडक्ट बनाएगा, वो प्रोटीन यानी कि हमारे केस में इंसुलिन बनाएगा। देखो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाएगा, हमारे पास बहुत सारे डिजायर्ड प्रोडक्ट आएगा। तो ज्यादातर अगर हम बहुत लार्ज स्केल में हमें इंसुलिन प्रोड्यूस करना है तो हम यूज करते हैं फर्मेंटर, एक बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिसे हम यूज करते हैं ताकि हमें इंसुलिन डिजायर्ड प्रोटीन मिल सके। तो ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट यानी कि हमारे केस में इंसुलिन। अब हम क्या करेंगे? इसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे, यानी कि उससे जो बाकी सारे सामान प्रोटीन को हटा निकालेंगे, बाकी सारे सामान को हटाएंगे, सेपरेशन, फिर उसका प्यूरिफाई करेंगे, फिर उसका प्रिजर्वेशन करेंगे क्योंकि ऐसे ही तो वो कंटामिनेट हो जाएगा, वो हम यूज नहीं कर पाएंगे। फिर उस डिजायर्ड प्रोडक्ट को फिर हम मार्केट में सेल कर सकते हैं एज इंसुलिन टैबलेट्स, या फिर इंसुलिन इंजेक्शंस, ऐसे ही हम यूज करते हैं। इंसुलिन, स्पेशल इंसुलिन के केस में दो चेन्स होती है इंसुलिन की। अगर हम इंसुलिन की से बात कर रहे हैं तो ये तो प्रोसेस सबके लिए, जितना भी बायोटेक्नोलॉजी के हम यूज करते हैं वो सब में सेम प्रोसेस रिपीट होते हैं। इंसुलिन के केस में दो चेन होती है, एक होती है चेन ए और होती है चेन बी। हमें दोनों का अलग अलग सिंथेसिस करना पड़ता है, ठीक है। चेन ए का अलग से मैंने प्रोटीन बनाया, चेन बी का अलग से बनाया, फिर दोनों को जोड़ दिया और हमें हमारा इंसुलिन मिल गया।